कैफ़ी खलील को इंट्रोड्यूस करने वाले आप थे। पाकिस्तान में धुरंधर बनती तो रहमान टिकट अड़े हो करता। क्या हम पाकिस्तानी इतने कैपेबल नहीं है कि हम उस लेवल की फिल्म्स बनाएं? जब धुरंधर फिल्म आई थी तो उसके बाद उनका नाम मेरा लियारी रखा गया। बस पकड़ो, ले जाओ, ख़त्म कर दो। जो कुछ उस मूवी में दिखाया गया है वो कितना % सच है? लियारी का फिल्म लियारी का ही लोग सही बना सकता है। उज़ैर बलोच जो है वो रियल में कैसा था? लियारी से 11 आर्टिस्ट में लेके लाहौर चला गया। हम लोग कलमा पढ़ के सोते थे। हमने कहा मौत तो आनी है। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, साया डिजिटल पॉडकास्ट के साथ मैं हूं गुलाम रसूल। और आज के हमारे जो मेहमान हैं वो एक बहुत ही काबिल फ़िल्म मेकर, डायरेक्टर, राइटर और बहुत अच्छे एक्टर भी हैं और प्रोड्यूसर भी हैं। हमारे साथ मौजूद हैं मिस्टर अदील वली रईस साहब। सर आप कैसे हैं? मैं ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह। आप कैसे हैं? अल्लाह का करम है सर तो शुरू से स्टार्ट करते हैं हम कि अदील वली रईस, ये जो वली रईस है और आपकी एक प्रोडक्शन भी है जो कि AW हाँ जी, वो उस प्रोडक्शन के बारे में बताएं कि ये कहाँ से आपने ये जर्नी स्टार्ट की। और आप अल्हम्दुलिल्लाह से मैंने देखा है कि आप इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल्स में भी जाते रहें। सो लियारी से इंटरनेशनल तक कैसे गए, थोड़ा सा शॉर्ट में हमें बताएं। अच्छा, सबसे पहले तो मैं अपना तारुफ़ करूं। मैं एक इंडिपेंडेंट फिल्म मेकर हूं। मेरा नाम अदील वली रईस है। और रही बात मेरी जर्नी का तो ये है कि क्योंकि मैं अगर इस फील्ड में आया हूं तो हमारे एक होता है, एक साइकिल होता है। जैसे कि मेरे वालिद साहब वली रईस जो खुद भी एक क्योंकि वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय के साथ साथ उनको इस चीज़ का बड़ा शौक़ था, क्योंकि वो लियारी हॉस्पिटल में भी अपना ड्यूटी निभाते थे। उसके बावजूद उसके बाद फिर ये हुआ कि फिर मेरे फादर अपने वो इस शौक़ पे थे, क्योंकि उसकी पुरानी फिल्में जो थी जैसे कि नदीम शाहिद की, और शायद जो मेरे फादर उनके फ़ैन भी थे, उनके अच्छे दोस्त भी बाद में बन गए थे, उनके साथ मुलाकात हो गई। तो मेरे फादर क्या करते थे उस वक्त अपने घर में, जब मैं छोटा था इतना था कि मुझे इतना याद है कि 7-8 साल की उम्र से, यानी कि मैं फादर को, यानी कि जब होश में आए तो मैं खुद देख रहा हूँ मैं वो काम कर रहे थे। जब वो मेरे फादर VHS to VHS अपना जो VCR होता है, VCR से वो एडिट करते थे। वो एक टैप रिकॉर्डर से वो बैकग्राउंड म्यूज़िक देते थे। वो बड़ा एक मुझे अच्छा लगता था। फिर फादर के पास कुछ लोग आते थे, जैसे कि वो बैकग्राउंड म्यूज़िक किसी पियानोइस्ट था, मेरा फादर का दोस्त था जॉर्ज के नाम से, जो अभी KTN के अंदर वो एक बैकग्राउंड, जैसे कि जितने इवेंट्स होते हैं उनके अंदर वो करता है, म्यूज़िक देता है। तो वो उस पर वो काम करते थे। वो जैसे मिक्सिंग करते थे, एक मिक्सर से वो बैकग्राउंड रिमूव करते थे, वो सब चीज़ें। तो मुझे अच्छा लगता था, लेकिन मैं उस फील्ड में ज़्यादा वो नहीं था। अच्छा। क्योंकि जब दौर बदलता गया, जब चीज़ें दोबारा बदलने लगी, तो उसके बाद फिर कंप्यूटर आने लगे। जैसे कि उस वक्त नया उस वक्त जब जिसके पास Pentium 4 था, वो कहते थे कि हमारे पास एक अच्छा सा एक सिस्टम है, हमारे पास पड़ा हुआ है। तो वो एडिटिंग करते थे। तो मेरे फादर जैसे कि VHS कैमरा के बाद DV कैसेट पे आ गए। जो DV कैमरे आते थे छोटे वाले, जो जैसे सोनी, JVC और पैनासोनिक के आते थे, अब वो उस पर वो वीडियो रिकॉर्डिंग करते थे। लेकिन एडिटिंग वो VHS से अभी हो नहीं पाता था, तो वो सिस्टम से एडिटिंग करते थे। तो मेरे फादर के एक दोस्त थे मजीद कतरी के नाम से, वो जो ली मार्केट के अंदर उसका एक घर के अंदर सेटअप था एडिटिंग का। तो मेरे फादर वहाँ जाते थे एडिटिंग करवाने के लिए। 3-3 दिन तक वहीं पर होते थे, 2-2 दिन तक वहीं पे होते थे। उनके नखरे बर्दाश्त करते थे एडिटिंग के लिए। तो मैंने देखा मेरे फादर आते जाते हैं भी हैं, वो बड़ा वो था। क्योंकि एक दो ये था कि लियारी के अंदर हम जब उस वक्त थे तो उस वक्त हमारे पास फाइनेंशियल इतना वो नहीं था कि मैं स्टेबल नहीं था कि मैं कुछ सीख सकूं, किसी इदारे में जाऊं या किसी इंस्टीट्यूट में जाके मैं उन चीज़ों को सीखूं। मैं तो मैंने फादर को ये कहा कि मुझे एडिटिंग सीखना है, मुझे किसी के पास लेके जाएं ताकि मैं उसको देख लूं। देखने के बाद मैं फिर आपकी एडिटिंग मैं कर लूँगा, ताकि आप जो ये तकलीफ़ में जा रहे हैं आ रहे हैं, मुझे ये बर्दाश्त नहीं हो रहा। तो मेरे फादर ने क्या किया, मेरे एक दोस्त थे मेरे फादर के, दानिश बलोच के नाम से, जो उसके बेटे हैं इरफान दानिश, वो एडिटिंग करते थे। उस वक्त आई थिंक सॉफ्टवेयर था एडोब प्रीमियर 6.5।
तो उस पे यानी कि वो एडिट करते थे उस वक्त। और फिर एक और सॉफ्टवेयर था सोनिक वेगास पे, सोनिक फाउंड्री वेगास 4.1। सही। तो वहाँ पे उस पर एडिटिंग करते थे। हालांकि जब मैं वहाँ जाता था, वो जो एडिटिंग करते थे, मैं बहुत सवाल पूछता था उससे, ये कैसे होता है, वह कैसे होता है। अब जाहिर सी बात है, कुछ लोग एक सिक्योर का फील होता है कि मैं उसको कितना बताऊं, कितना बताऊं। लेकिन जितना उसने बताया उसकी बड़ी मेहरबानी है कि उसने मुझे सब चीज़ बता दी है, वो सब चीज़ हो गए। आई थिंक विद इन 2 मंथ मैंने अब्बा को कहा कि अभी सिस्टम ले लेते हैं, अभी मेरा वो हो गया। तो मेरे फादर ने क्या किया, जैसे ही करके वो अपना एक लोन पास करके मुझे एक पेंटियम 4 खरीद के ले दिया। उस वक्त मेरे अब्बा को 1.5 से पौने लाख में पौने मुझे लाख में। मिल गया था। तो हमने वो नास प्लाज़ा, मुझे अब तक याद है, वो उस वक्त एक बड़ा मार्केट सिस्टम का अभी भी है, लेकिन उस तरह वो नहीं है। तो वहाँ से हमने वो सिस्टम ख़रीदा और मैंने अपने घर गया और सिर्फ मुझे इतना आता था, सिर्फ मैंने देखे थे कि वो एडिटिंग कैसे कर रहा है। फिर उसके बाद ना मुझे इंस्टॉल करना आता था विंडो, ना मुझे एडिटिंग का इतना आवभाव था। फ़ोटोशॉप हो गया, बाकी सॉफ्टवेयर हो गया। फिर वो मैंने आहिस्ते आहिस्ते खुद कोशिश करके मैं सीखना शुरू किया। फिर मैंने उससे पहले, सबसे पहले मैं यानी कि 2009-2010 के करीब, जो मेरा एज इतना वो नहीं था, कच्चे पक्के में था, लेकिन फिर भी यानी कि मैं एडिटिंग करता था। एडिटिंग तो उस वक्त एडिटिंग में यानी कि मैंने इतनी महारत हासिल की, मैंने कम से कम 600 से 700 एल्बम मैंने रिलीज़ किए। फिर सीन ये हुआ कि मैं वहाँ से सब सीख के आ गए, सब चीज़ें हो गई। तो मेरे जब हालात ख़राब हो गए, मेरे मदर ने कहा कि आप फिर चले जाओ दुबई में मामू के पास। फिर मैं वहाँ पे दुबई गया। दुबई में 2 साल गुजारा। 2 साल गुजारने के बाद मुझे ऐसा फ़ील हुआ कि दुबई में अगर मैं अपने 20 से 30 साल भी दे दूँ ना, मैं एक मर्ज़ लेके आ जाऊँगा, मर के चला जाऊँगा। बेहतर नहीं होगा। बेहतर ये है कि जो मेरा शौक़ है कम से कम वो तो करके चला जाऊँ। ये एक दिमाग पे था। फिर मैं 2012 को दोबारा आया। दोबारा आने के बाद फिर जब वहाँ से आया, फिर मैं ज़ीरो था। फिर अब्बा ने कहा कि आपके पास ना पीसी है, ना सिस्टम है, ना ये ना वो है, अब जो करना है आपको खुद करना है। अब वो जो एक पीक टाइम था, वो ज़ीरो के दरमियान मुझे अपना एक काम करना था। फिर स्ट्रगल बहुत की। 1 साल गुजर गया। 1 साल गुजरने के बाद ऐसा था कि मैं किसी चाय के होटल में, मैं और दोस्त बैठे हुए, हम लोग कहानी लिखते थे, स्क्रिप्ट लिखते थे। हमारे पास चाय के पैसे नहीं हैं कि मैं एक 30 वाला चाय, कट चाय भी पी लूँ मैं। तो उस तरह का एक सिचुएशन हमारे पास था, लेकिन जज्बा वही था कि करना है, करना ही करना है। फिर बाद में मेरे फादर बेजार हो गए। अब्बा ने कहा कि आपको मैं दे रहा हूँ, आप जाके कुछ जॉब कर लो, कुछ भी कर लो। मैंने कहा मैं एक काम करता हूँ, मैं मुझे 1 साल दे दो। और अच्छा। 1 साल में कुछ नहीं किया मैंने, फिर आप मुझे, आप जहाँ पे कुछ भी बोले, मैं जो भी करने करना के तैयार चाहते हूँ। हो वो कहिएगा। फिर उसके अंदर वही स्ट्रगल था कि कुछ तो कुछ करना है। फिर उसके अंदर फिर मेरा एक दोस्त था शहाब नाम से। अच्छा। शहाब बेसिकली वो अभी तो खैर वो टिकटॉक बना रहा है, लेकिन उससे पहले वो नापा का पहला ग्रेजुएट बलोच था, वो जो लियारी से निकल के वहाँ गया था। लेकिन उसका बिल्कुल एक ज़हनियत उस तरह का तो था नहीं, लेकिन उसने एक कहानी लिखी थी अपना नीड फायर विंग्स टूवर्ड्स द न्यू लाइट्स के नाम से। एक छोटी सी एक वो थी, और वो हम लोगों ने नोकिया फ़ोन से हम लोगों ने रिकॉर्डिंग किया था। अच्छा। मज़ार कायद हम लोग गए, रिकॉर्डिंग किया, फिर यहाँ पे आए। अब एडिट करना है, एडिट के पास वास्ते हमारे पास कुछ नहीं है, तो उसके भाई के पास एक लैपटॉप था। फिर वो लियारी हॉस्पिटल जो हमारे बिल्कुल घर के करीब है, रात को 12 बजे हम लोग लियारी हॉस्पिटल के सामने एक वहाँ पे बैठ के हम लोगों ने वो एडिटिंग मैंने फिर वो घर लेके गए थे। फिर दोबारा ऑफिस से उसका भाई आया था, तो इस तरह हमने उसको एडिट करके बना दिया। अब हमारे लियारी के अंदर एनजीओज बहुत थे। अच्छा। उस वक्त नया नया, आई थिंक मैं अगर बात करूं, मैं अपना कौन सा हमारा बगदादी के अंदर, जैसे कि वो तो बाद में जब आए अच्छा, थे, अच्छा। उस वक्त जैसे सुहेल राई थे, वो चला रहे थे, KY आई था। तो ऐसे बहुत से ऐसे वो थे एनजीओज थे जिसके अलग अलग इदारे थे। हम लोग वहाँ पे गए थे, तो वहाँ पे उनके पास प्रोजेक्टर लगे हुए थे, वो लगे हुए थे। जब वहाँ पे स्क्रीनिंग के लिए मैं लेके गया था, तो उन्होंने कहा था कि अब एक बलोच होके अब उर्दू ज़ुबान में आप डॉक्यूमेंट्री बना रहे हैं, तो इसका एक तहस्सुब था हमारे पास। लेकिन फिर भी यानी कि मैंने कहा नहीं यार, चलो कुछ करना है। तो मैं डिस्क लेके गया, वहाँ पे CD बना के लेके गया था मैं, लेकिन उन्होंने उसको रिजेक्ट कर दिया। हालांकि मेरा CD तक तोड़ दिया था उन्होंने। अच्छा। CD तक तोड़ दिया था। फिर उसके बाद मैं थोड़ा दिल बर्दाश्त हो गया, मैंने कहा चलो यार छोड़ देता हूँ, कुछ ना कुछ नहीं हो रहा। फिर उसके बाद वो डिस्क था, वो मैंने किसी दोस्त को दिया था, वो वहीं पे एक यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा था। तो उसने यूनिवर्सिटी के थ्रू यानी कि अपना नेशनल म्यूज़ियम के अंदर
एक स्क्रीनिंग हो रहा था, उसने वहाँ पे वो डॉक्यूमेंट्री दे दिया था। अच्छा। और वहाँ पे पहली स्क्रीनिंग मेरी हुई। दोस्त मेरे एक स्कूल के फ्रेंड ने मेरी तस्वीर ली, यार तुम्हारी डॉक्यूमेंट्री चली जिसमें तुम नज़र आ रहे हो। मैं वहाँ पे बहुत खुश हो गया, पहला मेरा स्क्रीनिंग था वो हुआ। फिर उसके बाद दोबारा फिर मेरा एक वो जज्बा हुआ, लेकिन कोशिश की, लेकिन मैं देख रहा था नहीं हो गया था। नहीं होगा। फिर एक नया एक फेस्टिवल ये लोग कर रहे थे लियारी के अंदर, तो उस वक्त यानी कि उसको एक अच्छा खासा एक अमाउंट मिला। 1 करोड़ के बजट के अंदर उनको एक लियारी फिल्म फेस्टिवल करना था जो रंगून वाले हॉल में हो रहा था। तो वहाँ पे उनको एक एडिटर चाहिए था, उनको एक फास्टेस्ट एडिटर चाहिए जो 4 या 5 दिन के अंदर उनकी डॉक्यूमेंट्री को एडिट करके दे। अच्छा। और ढूंढ के उन लोगों को मैं मिल गया। अब उसके अंदर जो हमारे टीम के लियारी के दोस्त थे मेरे, जैसे कि आदिल बजिंजो था और जाकिर शीरान था, क्योंकि आदिल बजिंजो भी जो कराची यूनिवर्सिटी से जब ग्रेजुएट होके आ गया था, उससे पहले भी हम लोग साथ में काम करते थे। तो उस वक्त वो जूनियर था, वो काम वगैरह वो हमारे साथ, लेकिन थे हम लोग एक साथ थे। फिर उसके बाद उन्होंने मुझे ढूंढा, उन्होंने मुझे बुलाया, मैं नहीं गया क्योंकि मेरा ये था कि मैं किसी जगह पे बहुत जल्दी नहीं जाता। फिर वो मेरे फादर के पास गए, रिक्वेस्ट किया कि अदील को समझाओ कि आ जाओ, हमें वो करके दे देना। फिर मैं जैसे अब्बू ने समझाया, मेरे पिन का चल जाता हूँ मैं वहाँ पे गया, उनको एडिट करके दी। तो उनकी एडिट की जो फ़ीस थी वो 4,500 रुपये थी जो मुझे दे रहे थे। मैंने कहा चलो वीडियो ठीक है। 4,500 नहीं पर पूरा वीडियो? पूरा पूरे फेस्टिवल का। अच्छा। फिर उनका जो ऑफिस था वो सदर में था। फिर जब वहाँ पे एडिट की तो उनके पास देखा कि उनके पास सिस्टम पड़े हुए, उनके पास कैमरा पड़ा हुआ है। तो मैंने कहा मेरे पास एक स्टोरी है, मैं चाहता हूँ कि मैं उस स्टोरी को शूट करूँ। मुझे पैसे ना दो, मुझे कैमरा दे दो, एक दिन के लिए उसको शूट कर लूँ। तो पहले एग्री तो नहीं हुए, फिर बाद में फिर रिक्वेस्ट की, फिर उन्होंने कहा चल ठीक है, हम आपको एक दिन के लिए देंगे। जुम्मे के रोज़ उन्होंने मुझे कैमरा दिया। आई थिंक वो जो कैमरा था वो 600D था, कैनन का, उस वक्त नया है। तो कैनन 600D भी हमारे लिए एक अहमियत था, क्योंकि 550D 600D। तो उन्होंने मुझे दी जुम्मे के दिन, जुम्मे की नमाज के बाद में गया। और लियारी के अंदर उस वक्त वो भी आलात भी चल रहे थे, मेरे हर फ्रेम के अंदर एक गनमैन गुजर रहा था। मैंने वो अपना शॉर्ट फिल्म मैंने शूट की, मैंने 212 मैंने जब की, मैंने 212 हमने शूट किया हम लोगों ने वहीं पे। और मैंने वहीं पे फेस्टिवल में एडिट की, वहीं पे हमने वहाँ पे दे दी। तो उसके साथ एक और डॉक्यूमेंट्री थी जो मेरे दोस्त एहसन शाह का था, जिसके अंदर वो उसको डायरेक्ट कर रहे थे, मैं उसको उसके साथ असिस्ट कर रहा था उसको और एडिट कर रहा था। फिर वो डॉक्यूमेंट्री व्हील्स के नाम से थी। फिर वो दोनों हमने वहीं पे सबमिट किए हम लोगों ने। टोटल हमें 6 अवार्ड्स मिले वहाँ पे। ज़बरदस्त। 212 को अवार्ड्स मिले और व्हील्स को 4 अवार्ड मिले। फिर उसके बाद जब फेस्टिवल ख़त्म हो गया, फिर मैंने 212 मैंने उसमें डाल दी, मैंने अपना फेसबुक में डाल दी। फेसबुक में डालने के बाद लोगों ने काफ़ी उनको बहुत पसंद किया, बहुत अच्छी स्टोरी थी। फिर उसके बाद एक डायरेक्टर थे वहाँ पे लाहौर के, अदनान सरवर के नाम से, तो उसने शॉर्ट फिल्म देख लिया था। तो उसको ये बच्चा समझ में आ गया, तो उसने कहा था मुझे एक बच्चा चाहिए मुझे। फिर उसने मेरा नंबर ढूंढा, मैं पहले सबसे पहले उसने मुझे मैसेज किया था, क्योंकि उस वक्त जो फेसबुक में वो जो रिक्वेस्ट मैसेज पे चले जाते थे, वो रिक्वेस्ट मैसेज के अंदर जब मैं देखा, मैंने किसी अदनान सरवर नामी बंदे ने मुझे मैसेज किया कि मैं एक डॉक्यूमेंट्री बना रहा हूँ शाह के नाम से। तो उसके लिए मुझे बच्चे का करेक्टर चाहिए जो आपने ये किया था, मुझे आप भी चाहिए, ये भी चाहिए, ये बच्चा चाहता हूँ इस बच्चे को आप डायरेक्ट करके मुझे आप दे दो, मुझे एज एसोसिएट डायरेक्टर आप उसमें काम करें। मैंने कहा चलो ठीक है। फिर मैंने बच्चे के पास गया, लेकिन उसके घर वालों ने इजाज़त नहीं दी। वो नहीं पता नहीं क्या आप लोग कर रहे हो, लाहौर जाओगे ये वगैरह वगैरह, वो एग्री नहीं हुए। फिर उसको मैंने मैसेज किया, हालांकि मेरा वो बिल्कुल वो नहीं था कि पता नहीं क्या हो रहा क्या नहीं हो रहा, मेरे को बताया कि नहीं होगा, वो नहीं आ रहा। उसने कहा कोई और बच्चा ढूंढ लो। फिर मैंने कहा था यार एक तो स्ट्रगल लाइफ में, एक यहाँ से वहाँ जाना तो एक अलग सा वो था। उसने कहा मैं यहीं पे आ गया हूँ मैं। तो उस वक्त नया नया वो यहाँ पे आया था बात आइलैंड में, आप मुझसे मिल लो। मैं उससे मिलने के लिए गया। मिलने के बाद उसने मुझे कहा कि हमारा जो स्पॉन्सर है वो बैंक अल्फला है। अच्छा। बैंक अल्फला उनका वो था जो उसको प्रेजेंट कर रहा था। फिर उसने कहा चलो ठीक है। मैंने कहा मुझे कुछ एडवांस चाहिए ताकि मैं उन चीज़ों को सर्च करूँ मैं। उन्होंने मुझे पहले दिन 50,000 रुपये दिए एडवांस। और उस वक्त तो 50,000, मैंने कहा कि यार आपने कुछ किया नहीं है, अचानक आपको 50,000 कोई दे दे और एक ट्रस्ट कर ले कि आप जाके वो कर लें। 50,000 दिए। फिर मैं गया, फिर एज़ा मैं लाइन प्रोड्यूसर मैंने काम किया। मैंने लियारी से 11 आर्टिस्ट में लेके लाहौर चला गया।
उनको जमा किया, उनको दिखाया, उसकी वीडियोस बनाए, उनको लेके लाहौर चला गया। 11 के 11 लोग सेलेक्ट हो गए उस फिल्म के अंदर, शाह मूवी के अंदर। फिर उनको लेके जाता था, लेके आता था। अच्छा। तो उस दौरान मुझे कम से कम 1.5 से 2 लाख रुपए मुझे मिले, जिसका सबसे पहले मैं आके मैंने कैमरा और अपनी चीज़ें इक्विपमेंट खरीदी। खरीदने के बाद फिर वो जर्नी स्टार्ट हुआ। फिर उसने कहा कि इनके एक करेक्टर है, उसको वो आप उसको ट्राई कर लेना। बहुत से हम लोग मजाक में मस्ती मजाक में कर बलोचों वाली लेते थे, हाँ। मस्ती मजाक बातें कर रहे थे, उसने देख लिया मुझे। तो आप एक करेक्टर है जिसके 3 से 4 सीन आप कर लें। 3 से 4 सीन ऐसे हो गए कि 22 सीन उसके हो गए। अच्छा। अगर वो मेरे 3 सीन नहीं काटता, उसका मतलब ये होता कि वो फिल्म शमशेर बलोच और हुसैन शाह के ऊपर होती पूरी फिल्म। और जब फिल्म आई तो 2015 में जब वो फिल्म आई थी, जिस वक्त इंडिया की फिल्में भी यहाँ पे लगी थी, हमारी जो फिल्म जो कंपटीशन में थी वो ब्रदर की थी। ब्रदर आपके अक्षय कुमार की एक फिल्म थी, उसके साथ एक वो था मर्ज था। फिर वो हम लोगों ने जब फिल्म उसके साथ वो था, ओशन मॉल में हमारा एक प्रीमियर था। यानी कि मैं लियारी का वो वाहिद बंदा हूँ कि मैं एज अ सेकेंड लीड एक्टर, एज एसोसिएट डायरेक्टर मैं किसी फीचर फिल्म के अंदर, जिसके अंदर बैंक अल्फला, पेप्सी, सैमसंग जैसे नामी गिरामी ब्रांड्स वो उसके साथ काम कर रहे थे। ज़बरदस्त। फिर वो जब वो हुआ, उसके बाद अवार्ड्स मिली। फिर मेरे फादर ने कहा अब तो भाई तू कर ले यही वाला, इस अभी आपको कोई टोकने वाला कोई नहीं है। सही। फिर उसके बाद जब कैमरा मुझे मिला, कैमरा मिलने के बाद फिर सोचने लगा कि कैमरा तो मिल गया, अब कुछ पैसे तो आ गए, अब इसको कंटिन्यूटी कैसे करूं मैं। कंटिन्यूटी के लिए फिर मेरे लियारी के अंदर हमारे पास कुछ ऐसे आर्टिस्ट थे जिसके अंदर वो म्यूज़िक वीडियोस, वो वीडियो ऑडियो करते थे। तो एक इवेंट के अंदर मैं गया हुआ था जहाँ पे कैफ़ी गाना गा रहा था गिटार के साथ, कैफ़े कलील। सही। तो मुझे लगा यार सही बंदा है, लेकिन सही उसके पास वो नहीं था, क्योंकि जिस वक्त वो रहता था वहाँ पे कोयला गोदाम में, क्योंकि वो अपने दादी के यहाँ होती थी। फिर वो एक छोटा सा एक केबिन नुमा उसके पास एक रूम था जिसके अंदर वो अपना वो सारा कुछ करता था। फिर मैं उसके पास गया, मैंने कहा था यार एक काम करते हैं, आप मेरे लिए कुछ ऐसे एक सॉन्ग बनाओ। तो उसने कहा ठीक है। फिर क्या करें। फिर उसके बाद फिर मेरी मुलाकात नहीं हुई, फिर हम लोग अपने कामों पे लगे। फिर मैंने एक शॉर्ट फिल्म बनाई वक्त के नाम से। सही। तो मुझे लगा कि यार उस शॉर्ट फिल्म का एक टाइटल ट्रैक हो, क्योंकि उस वक्त मैंने कहा कि लियारी के अंदर हम लोगों ने जब चीज़ें की थी ना, जैसे म्यूज़िक वीडियोस बनाते थे हम लोग, सबसे पहले पोस्टर रिलीज़ करते थे, पोस्टर के बाद टीज़र आते थे, टीज़र के बाद गाना रिलीज़ करते थे। तो एक कंपटीशन था हमारा, एक उस टाइम पे कंपटीशन था। जैसे 3 हमारे पास लियारी में प्रोडक्शन थे, बल्कि 3-4 थे, लेकिन ज़्यादा तो कंपटीशन था। हम 2 प्रोडक्शन थे, एक नौसाज था जिन्होंने दोदा फिल्म जो बनाई थी, और एक मैं था जो AWR के नाम से था। AWR मैंने जब प्रोडक्शन बनाई थी, मैंने वो पे एक नॉर्मल सा मैंने एक पेज बनाया था AWR फिल्म प्रोडक्शन के नाम से। वो दुबई में मैंने एक बनाया था, मैंने बस तस्वीर लेता था, तस्वीर डाल देता था और उस पर लिखता था अदील फोटोग्राफी के नाम से। ज़बरदस्त। तो बस ऐसे ही वो टाइम पास करते करते वो मैंने वो कर लिया मैंने। तो उसका बहुत मजाक उड़ाया गया, उसके लोगों का, उसके चीज़ों का। 2 बार तो मेरे आईडी को हैक कर बिल्कुल बर्बाद कर दिया गया था, बर्बाद करके पता नहीं क्या क्या चीज़ें डाल दी थी। फिर मैं दिल बर्दाश्त हो गया। फिर मैंने लास्ट टाइम जो मैंने पेज बनाया, उसके बाद से फिर मैंने नहीं किया। फिर मैंने उसको यूट्यूब मैंने वो किया, मैंने उस वक्त डेली मोशन था, डेली मोशन का एक आईडी बनाया मैंने। फिर हम लोग करते थे। फिर मैंने वक्त बनाया, वक्त का मैंने एक गाना मैंने किया। मैंने वक्त से पहले उसको मैंने एक गाना किया, कमाज, जो अपना कवर सॉन्ग था अपने कमाज बैंड का था, मोरा सैया। फिर उसके बाद वो मुझे पसंद नहीं आया। फिर उसके बाद फिर हमने दूसरा शूट मैंने किया इसका, चम्मानी अर्स, एक बलूची सॉन्ग था। उन लोगों को बड़ा पसंद आया और लोगों ने उस वक्त कैफ़ी को एज अ विजुअल उन्होंने देखा। अच्छा, मतलब अगर हम ये बोलें कि कैफ़ी खलील को इंट्रोड्यूस करने वाले आप थे, तो ऐसा मतलब गलत नहीं होगा। मैं उस चीज़ को तो कहूँगा, डिनाई तो करूँगा नहीं। वैसे एज अ विजुअल सबसे पहले उसकी 3 वीडियो मैंने बनाई थी। अच्छा। चम्मानी हर्ष वो बहुत हिट हुआ, यानी कि इतना हुआ कि उसके बाद उसने इसका कवर सॉन्ग बनाया। उस कवर सॉन्ग को उसने जब रिलीज़ किया, बावजूद कि वो अकॉस्टिक वाला जो वर्जन था वो बहुत अच्छा चला। फिर उसके बाद मैंने इसको एक आइडिया दिया कि काम करते हैं, जो पुराने हमारे पास बलोची गाने हैं उनको मैशअप करते हैं।
वो करते हैं। फिर वो मैशअप अपने लोगों ने बनाया, वो मैशअप इतना वो हुआ बेज़ुबानी बदार। वो अभी तक मेरे AWR पेज के उसके अंदर है, यूट्यूब के अंदर वो हमने किया। वो हम लोगों ने बेज़ुबानी वदार किया। वो वदार के बाद फिर मैंने थोड़ा अपना कैटेगरी थोड़ा चेंज कर दिया। मैंने कहा कैमरे अपडेट कर दिए। मैंने कहा थोड़ा बजट बढ़ा देता हूँ, कुछ अच्छे वीडियोस करता हूँ मैं। फिर म्यूज़िक वीडियोस बनाता गया। फिर लियारी के अंदर बहुत से मैंने म्यूज़िक वीडियोस मैंने बनाए। मैंने ईवा बी उसका इंट्रोड्यूसन मैंने किया। मैंने ईवा बी का जो सीन ये था, ईवा बी का मेरा एक डॉक्यूमेंट्री था रोज़ी। सबसे पहले रोज़ी से पहले मैंने उसका एक ट्रैक किया था जाल के नाम से। मेरा एक दोस्त है अपना मलीर के अंदर बी यूनिट के नाम से, उसका एक वो था रैपिंग का। क्योंकि रैपिंग का उस वक्त 2 रैपर थे बड़े उस वक्त लियारी के अंदर मशहूर थे। एक मीर साहब था, एक बलोच यूनिट था, और एक और था बलोच वेम्पायर्स के नाम से। इनके 3 इनका कंपटीशन था। तो बुनियाद बाद में LUG की हुई। फिर उसके बाद जब LUG आया, LUG के बाद फिर लोग आना शुरू हो गए। फिर ईवा भी फर्स्ट फीमेल वो थी, रैपर थी लियारी की। तो उस वक्त मैंने उसका एक टाइटल ट्रैक वीडियो मैंने बनाया, जाल लोगों को पसंद आया। जाल के बाद अचानक फिर मैंने एक डॉक्यूमेंट्री बनाई रोज़ी के नाम से। फिर रोज़ी के अंदर उसकी मैंने एक रैप सॉन्ग मैंने उसका वो किया। मैंने कहा उसका टाइटल ट्रैक बनाओ। तो उसने टाइटल ट्रैक बनाया। टाइटल ट्रैक यानी कि 2019 में उसका रिलीज़ हुआ। और रोज़ी डॉक्यूमेंट्री अच्छा खासा उसको वो पजीराई मिली। और अब तक मेरे जो इंटरनेशनल जो अवार्ड हैं, 3 इंटरनेशनल मुझे अवार्ड मिले, जिसके अंदर एक इटली में है जो मुझे 2017 को मिली, और एक 2000 आई थिंक 12-13 को मुझे मिली इंडिया से बेस्ट म्यूज़िक वीडियो अवार्ड, जो अपना रोज़ी टाइटल ट्रैक का था। और उसके बाद 2024 को मिली अपना जो USA में मुझे अवार्ड मिला 2 on the 2 को, जो 12 साल के बाद जब उस फिल्म को वो मिली। उसके बाद मेरे तकरीबन 28 to 29 इंटरनेशनल नॉमिनेशंस मुझे हुई सब चीज़ों में, सर्टिफिकेट्स मुझे मिली। और टोटल तकरीबन इंटरनेशनली और नेशनली मेरे पास तकरीबन 12 से 13 अवार्ड्स मुझे मिले हैं जो उसके अंदर हैं। उसके बाद फिर वही रुझान शुरू हो गया, क्योंकि लियारी से फिर शिफ्ट हो गया, मैं गुलशन आ गया। गुलशन के बाद फिर मेरा एक जर्नी दोबारा एक अलग से स्टार्ट हो गया। फिर अपने वो एक प्रोडक्शन हाउस खोला मैंने। प्रोडक्शन हाउस के साथ फिर अपना एक फ्रीलांस काम कर रहा हूँ, उसके साथ सब चीज़ें चल रही हैं। ज़बरदस्त, बहुत ही इंस्पिरेशनल स्टोरी है आपकी सर। अच्छा, मुझे ये बताएं कि एज अ फिल्म मेकर, क्योंकि हमारे यहाँ पे ज़्यादा कंपटीशन होता है कि इंडिया की मूवीज़ अच्छी हैं, पाकिस्तान ऐसी मूवीज़ नहीं ला रहा, और अगर पाकिस्तान कभी ऐसी ट्राई करता है तो फिर कंट्रोवर्सीज़ में जो है वो फंस जाता है। तो मुझे ये बताएं कि इंडिया की जितनी भी मूवीज़ हैं, वो जो जॉनरा बनाते हैं एक्शन वगैरह, तो क्या हम पाकिस्तानी इतने कैपेबल नहीं है कि हम उस लेवल की फ़िल्म्स बनाएं? हम कैपेबल हैं, लेकिन बात यह है कि हम एक चीज़ से डरते हैं, वो ये है कि हमारे पास सिनेमाज नहीं है। अच्छा, इस बात पे कोई दो राय नहीं है। हमारे पास टोटल कराची के अंदर बात करूँ तो हमारे पास 3 सिनेमाज हैं। अगर लाहौर, इस्लामाबाद, यहाँ वहाँ से भी काउंट करेंगे, टोटल हमारे पास 38 से 40 सिनेमाज हैं। और इंटरनेशनली ज़्यादातर हमारी फिल्में रिलीज़ बहुत कम होती हैं, अगर होती भी हैं तो उस लेवल पे वो नहीं होती। एक तो हमारा मार्केटिंग बिल्कुल एक वो नहीं होता, और दूसरा हमारे पास यहाँ पे पाकिस्तान के अंदर जो मीडिया इंडस्ट्री है या तो फिल्म इंडस्ट्री है, यहाँ पे सबसे बड़ा एक बेकार जो सिस्टम वो एक वो होता है। एक तो हमारे पास जो फिल्में ज़्यादातर जो डायरेक्टर बना रहे हैं, हमारे पास एक माशाल्लाह एक और डायरेक्टर है अबोलिया, जिसके 14 से 15 फिल्में हो गई हैं। लेकिन वो पता है क्या करता है, वो जब फिल्में बनाता है, अभी यानी कि उसकी फिल्में बहुत अच्छी हो गई हैं, कुछ ऐसी फिल्में, लेकिन बात यह है कि वो फिल्मों को प्रमोट नहीं करता। इट मीन्स एक फ़िल्म बनाया, एक फ़िल्म के बाद उसको प्रमोशन वो बस रिलीजिंग में दे दिया, उसके बाद दूसरी फिल्म, तीसरी फिल्म, चौथी फिल्म, पांचवी फिल्म, उसके बाद इनके जो प्रोड्यूसर बस पैसे लेके बैठे हुए हैं, आप मेरी फिल्म बनाओ, मेरी फिल्म बनाओ। सिनेमा है नहीं है, प्रमोशन है नहीं है, चल रहा नहीं चल रहा, वो बात अलग है।
ज़बरदस्त। और दूसरी बात यह है कि हमारे पास कुछ फिल्में ऐसी नहीं बन रही, उसका रीज़न ये होता है कि हमारे पास मरे से मरा अगर 3 करोड़ का बजट मिलता है तो उसके अंदर भी हम लोग 50 लाख से 40 लाख के अंदर फिल्म ख़त्म कर देते हैं। अच्छा, हाँ, बकाया कितना वो जो बकाया क्या 2 होता है लाख? कि प्रोड्यूसर बोलता है कि यार मैं आपको 2 करोड़ दे रहा हूँ, आपको 2 करोड़ में फ़िल्म बनाओ। आपका आधा ये ले लेता है, आधा वो ले लेता है, चलो आपका इतने में हो जाएगा, उतने में कर लेते हैं, इतने में हो जाएगा, उतने में कर लेते हैं। तो उतने में वो फिल्म ऐसा बन जाता है कि जितने में हम लोग शॉर्ट फिल्म इतनी अच्छी बना सकते हैं। अच्छा, हाँ, एक तो ये मसला है हमारे पास, सिनेमा का मसला सिनेमा बता का दिया। मसला अभी बताया। इंडिया के अंदर ये होता है कि इंडिया जो चल रहा है वो फिल्म इंडस्ट्री से चल रहा है। अच्छा, पूरा उसको इंडिया जो जितने चल पूरा रहा है। इंडियन, आप अब ये देख रहे हैं हर फिल्म आपका 400 करोड़ 500 करोड़, आप उसको जब टैक्सेस दे रहे हो, गवर्नमेंट को सब चीज़ें दे रहे हो, तो गवर्नमेंट को सबसे वो सब चीज़ें फ़ायदे में मिल रही हैं। और उनके पास सिनेमास बहुत ज़्यादा हैं, उनकी मार्केटिंग बड़ी अच्छी होती है, वो उसकी अच्छी चीज़ें होती बड़ी है। अच्छी होती हैं। तो उस हिसाब से वो अपने हिसाब से, उनके पास OTT प्लेटफॉर्म भी हैं, नेटफ्लिक्स उनका अपना है, अमेज़ोन उसका उनका अपना है। हमारे पास तो OTT प्लेटफॉर्म भी नहीं है जिसके साथ हम लोग वो करें। हम अगर किसी OTT वाले के पास, हमारे पास छोटे मोटे ऐसे भी हैं, उनके पास जाते हैं, वो कहते हैं कि हम प्रोड्यूस नहीं कर सकते, हम आपको ये कर सकते हैं, हम आपको हेल्प आउट कर सकते हैं बनाने के बनिस्बत, या तो फिर किसी और चीज़ के हिसाब से। तो वो ज़्यादातर हमारे पास प्रॉब्लम ये है कि रोना धोना बहुत ज़्यादा है। हमारे पास चल रहा था सिर्फ ड्रामा इंडस्ट्री, ड्रामा और ड्रामा इंडस्ट्री। इंडस्ट्री के अंदर हमारे पास बचे कुछ ऐसे फेसेस हैं, सिर्फ वही चल रहे हैं। क्योंकि ये होता है कि हमारे पास जो दिखता है वही बिकता है। वही आजकल तो पाकिस्तानी ड्रामास की अगर आप हमारे पास बात कोई करें, टिकटॉक के अंदर वायरल हो गया, उसको डाल दो ड्रामे के डाल अंदर, दो फिल्म ड्रामे के में। अंदर। और कोई वो हो गया, अब मिसाल के तौर पर एक लियारी की फिल्म बन रही है, अब लियारी की कहानी आप लियारी के हिसाब से, लियारी के लोगों के हिसाब से, या तो उन तरह के करेक्टर के हिसाब से कर लें। कर लें। जैसे कि मैंने अपनी फीचर फिल्म की है अभी, वो अल्हम्दुलिल्लाह हमने कंप्लीट कर ली, हमने भी पोस्ट प्रोडक्शन भी हो गई, हमारा साउंड भी हो गया, अब बस उसको एक फाइल नाज में कर रहे हैं। और इंशाल्लाह इस महीने बल्कि अगले महीने तक हम लोग उसको ट्रेलर लॉन्च सब चीज़ें हम लोग करने वाले हैं। और ये मेरी पहली अपनी बनाई गई फीचर फिल्म है, गेम ओवर के नाम से। अच्छा, तो वो हम लोग उसको वो कर रहे हैं, बस कोशिश की कि अपने इतना हमने स्ट्रगल किया, अपने नाम से एक फ़िल्म भी एक वो कर दें। हालांकि आलात हमारे पास उस तरह के तो हैं नहीं यहाँ पे, लेकिन ये फिर भी अपनी कोशिश की कि उसको कंप्लीट कर दें। सही, मतलब अगर हम ये बोलें कि आपकी ये जो मूवी गेम ओवर है, और एक तो आपने मुझे वो बात बताई थी कि ये पाकिस्तान की एक वाहिद ऐसी मूवी होगी जो कि आपने आईफोन पे रिकॉर्ड की है। ये बिल्कुल, यहाँ ये वाहिद फिल्म है। ये पूरी फिल्म हम लोगों ने आईफोन 15 प्रो मैक्स से बनाई थी, और शायद हमने इसका तो अनाउंस तो किया नहीं है तब तक, क्योंकि काफ़ी लोगों ने जब टीज़र देखा, वो देखा तो उन्होंने जज तो नहीं किया कि कैसे किया है। लेकिन जब फर्दन जब इसके जब चीज़ें आ जाएंगी तो हम लोग उसके बारे में भी हम लोग बात करना शुरू करेंगे। बाकायदा हमने उसकी पूरी मेकिंग बनाई है, पूरी चीज़ें बनाए हैं, तो वो भी हम लोग सामने लाएंगे। और उस चक्कर में बीच में भी यानी कि मुझे काफ़ी ऐसे फिल्में मिली थी मुझे, लाइक पुलिया ने मुझे जावेद इकबाल के लिए मुझे अप्रोच किया था कि आप उसमें सिनेमाटोग्राफी करें। अच्छा। तो मसरूफियात की वजह से वो मैंने नहीं की। मैंने उस पे शायद वो मुझसे थोड़े बहुत नाराज़ भी हो गए थे, लेकिन अब आज तक कहते हैं कि अदिल यार अगर वो आप कर लेते तो हमारे पास हमारा एक कोलैबोरेशन हो जाता। फिर उसके बाद एक और फिल्म थी जो दरांदीर, उसके अंदर वो थी लियारी के अंदर बेनाज के नाम से थी। अच्छा। फिर दोबारा उसका नाम चेंज करके, क्योंकि जब धुरंधर फिल्म आई थी तो उसके बाद उनका नाम मेरा लियारी रखा गया। तो वही बात कर रहा हूँ मैं। अब दरांदीर एक पठान लड़की, इस्लामाबाद की बर्गर लड़की, आप उसको लियारी के अंदर आप उसको एक लियारियन फुटबॉलर एक लड़की दिखा रहे हैं। तो वो एक, मैं अगर कहूँ तो मुझे एक अजीब लग रहा था कि ये कैसे होगा। अब जब तक फिल्म नहीं आएगा तब तक हमें पता नहीं है कि क्या, है क्योंकि उसके अंदर आयशा उमर भी है, और मेरे एक दोस्त हैं शोएब हसन जो दोदा फिल्म के अंदर लीड कैरेक्टर कर रहे थे, तो उसके अंदर भी वो कोच का कैरेक्टर कर रहे हैं। जब उसके BTS वगैरह सब चीज़ देखें, क्योंकि मैं उसका अंदरूनी मुझे चीज़ें नहीं मालूम, जब उसके पोस्टर चीज़ें आ गई थी और कैरेक्टर मुझे बहुत अच्छे लगे। और जैसे कि उन्होंने दो तीन ऐसे एक्टर्स थे, एक्ट्रेसेस थी, वो बड़े यानी कि काबिल, वो
सिनेमा के हिसाब से बड़े अच्छे फैसेस थे, लेकिन बात ये है कि अब देखते हैं कि इसके अंदर कितना वो Potential है। लियारी के लिए ज़्यादा वो कर सकते हैं, क्योंकि सही। लियारी का फिल्म अगर बात करूं, लियारी का फिल्म लियारी का ही लोग सही बना सकता है, उसके बाद नहीं कर सकते। क्योंकि हमारे पास अगर बलोचों को दिखाओ तो वही घुंघराले बाल, हड़े हो। मैंने बोला बात यही है कि मैं भी किसी के साथ बात करता हूँ, हम भी बलोच हैं, काफ़ी बलोच हैं, लेकिन कभी हम लोगों ने ऐसे नहीं किया कि मैं अड़े हो। अड़े मतलब ये है कि अबे कौन अपने बाप की उम्र के लोग को या तो अपने बाप से अपने से बड़े को अपने वो को अड़े अबे को करते हैं। अगर बात करूँ तो अगर दो दोस्त से बात कर रहे हैं तो दोस्त भी वो गाली गलौज अबे यार ये वगैरह वो वगैरह, तो उस तरह से वो बात करते हैं, तो एक हो जाता है। तो हमारे पास कुछ ऐसे लोग भी हैं जिनको अब तक बलोचों का भी नहीं पता कि बलोचों के अंदर कितने कैटेगरीज भी हैं। कैटेगरीज से मुराद ये है कि हमारे पास जैसे कि बोलते हैं मकरानी बलोच, ये बलोच वो बलोच, तो उसके अंदर भी काफ़ी ऐसे लोग हैं कि लियारी के अंदर भी हमारे पास बहुत से एरियाज़ हैं जिसके अंदर हमारे पास जैसे सरबाजी बलोच हो गए, जैसे हम हैं, हम देखिए मैं अगर अपनी बात करूँ तो हमारे जो पुश्तानी है वो ईरान से हम लोग हैं। अच्छा। ईरान नेक्शार से हम लोग हैं, तो काफ़ी ऐसे लोग हैं जो पुश्तानी जिसे ईरान से होते हैं, किसी के मकरान से होते हैं, किसी के पंजगूर पसनी या ऐसी जगह से होते हैं। तो बलोचों के काफ़ी ऐसे एरियाज़ होते हैं जिसके अंदर अलग अलग एक उनकी कैटेगरीज होती हैं। अच्छा सही। अच्छा सर, लियारी की बात चल ही रही है तो हम आपसे ये पूछना चाहेंगे, क्योंकि आपका बचपन और सारी चीज़ें आप लियारी से ही हैं। बिल्कुल। तो अभी रिसेंटली एक मूवी आई है जिसका नाम है धुरंधर, जिसके अभी दूसरा पार्ट भी रिलीज़ हो चुका है। तो मुझे इसकी ये रियलिटी बताएं कि जो कुछ उस मूवी में दिखाया गया है वो कितना % सच है, और क्या ये ऐसी जितनी उन्होंने मार धाड़ और वो जो फुटबॉल खेल रहा है उसके सर से और ये जो चीज़ें हैं, ये रियलिटी में लियारी में होती थी या सिर्फ फिक्शनल है? देखो मैंने जो जितना हालात मैंने देखे यानी कि जब मैं लियारी से जब निकला था तो उस वक्त हालात बेहतर हो गए थे, जिस वक्त रेंजर्स हमारे पास लियारी में मौजूद हुआ है। अच्छा। ठीक है, वो हो गया, यानी कि मैंने तो सारे हालात देखे। यहाँ तक तो मैं एक बार अगवा भी हो गया था, मुझे लेकर भी गए थे, क्योंकि वहाँ पे 3 तरह के जंग मैंने देखी थी क्योंकि हमारे पास वहाँ पे लियारी के अंदर जो एक तो मंशियात है वो तो है, अभी तक है। वो तो अभी तक, यानी कि अगर आप बात करें, अगर मैं मंशियात की अगर बात करूँ चरस की, तो ये चीज़ है ना, तो ये मैंने बाहर भी देखे हैं मैंने। अच्छा। अगर मैं डिफेंस एरिया की बात करूँ या तो मैं गुलशन की बात करूँ या तो वहाँ देखा हूँ, ये तो मैंने वहाँ पे भी देखे हैं। तो ये इतना अगर बात करूँ, हमारे लिए तो एक बड़ी बात है कि क्या क्या एक वो रहा है, लेकिन वहाँ पे उस वक्त यानी कि ये था कि खुलेआम था, बिल्कुल एक तरह से आप खुलेआम वो सब चीज़ें वो बिक रही थी, चीज़ें हो रही थी। तो धुरंधर मैंने 1 भी देखा और धुरंधर 2 भी देखा मैंने। देखो मैं अगर देख रहा हूँ तो एज अ फिल्म मेकर मैं उसको देख रहा हूँ, मेकर देखेंगे आप। मुझे वो नहीं देखना कि क्या चीज़ें हैं। कुछ चीज़ें प्रोपेगेंडा हैं और कुछ चीज़ें जो उन्होंने की थी वो बनाई तो गई थी, लेकिन कुछ चीज़ें मैं अगर बात करूँ तो वो शायद वो हकीकत के बरक्स थी। अच्छा। हाँ, कुछ ऐसी चीज़ें ऐसी थी, जैसे कि वो अगर आप बात कर रहे हैं सर काटने वाला, वो तो इतना वायरल, वो तो एक वायरल वीडियो था एक, वो तो उस वीडियो के बाद फिर वो मामलात सीधे होने लगे। अगर लियारी की अगर हालात की बात करें तो लियारी के जो हालात जब बेहतर होने लगे उस वक्त यानी कि जब नवाज शरीफ का एक हुकूमत था, जब चाकीवाड़ा के अंदर मार्केट के अंदर जब ब्लास्ट हुआ, बच्चे और लोग औरतें जब मरे और उनकी लाशें पड़ी हुई थी, तो उस वक्त सीन ये था कि लियारी के अंदर एक कोहराम मच गया था। अच्छा। कोहराम ऐसा था कि बस पकड़ो, ले जाओ, ख़त्म कर दो। क्योंकि ऐसा था, क्योंकि हम एक यरगमाल होते थे। सबसे पहले हमारे पास जो लियारी के अंदर जो लड़ाई थी, गप्पार जिगरी और इस तरफ से उज़ैर बलोच के लोग, हम बिल्कुल बीच में। इट मीन्स अगर मैं घर पे ऊपर, हम लोग घर पे बैठे हुए हैं तो ऊपर से गोलियां ऐसे जा रही हैं। हमारे घर पे जब कोई मेहमान आता था वो देखते थे तो बड़े वो कंफ्यूज होते थे। यहाँ तक कि दस्ती बॉम्ब फेंके गए थे और ब्लास्ट हो रहे थे। वो अगर जिसके घर खुले हुए हैं, बाकायदा हमारे घर के पीछे एक घर था जिसमें औरत कपड़े धो रही थी, उसका बच्चा वहीं पे खेल रहा था। वो घर इतना खुला हुआ था, जैसे बॉम्ब आया उसके घर के अंदर ब्लास्ट हुआ,
बच्चा भी इंतकाल कर गया, बच्ची उसकी माँ भी। और जब दूसरी दफ़ा लोग उसको देखने आए, जिसके अंदर मेरा अपना एक कज़न था, मेरे चाचा का बेटा का था, छोटा था वो सब लोग देखने आए। जब देखने आए, फिर दूसरा बॉम्ब भी वहीं पे गिरा, तो वहीं पे वो शहीद हो गए। तो इस तरह के वहाँ पे हालात मैंने देखे थे मैंने। अच्छा। तो बात वही है कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि वाकई वो चीज़ें थीं। एक वक्त तो ऐसा था कि हमने कहा कि हमने कलमा पढ़ के सोते थे। हमने कहा मौत तो आनी है, कभी कहीं से भी गोली हमें लग जाता था। जैसे कि हम लोग लियारी से बाहर निकले किसी काम के लिए, मैं शूट पे निकलता था मैं, और जब घर आता था तो वहाँ पे ये था कि हर गली के अंदर हमें लाइटें बंद करनी पड़ती थी, क्योंकि हर गली के अंदर चौकीस बने थे, वो बाउंड्रीज़ बने थे कि हम उसको एंटर नहीं करते थे। तो उस तरह का एक माहौल था, एक डर का माहौल था। चाकीवाड़ा के ब्लास्ट के बाद जब वो हुआ, उसके बाद फिर वो रेंजर्स आई यहाँ पे, रेंजर्स ने जब जगह ली, उसके बाद फिर चीज़ें सुधरने लगी। फिर लोगों को, फिर ये वो लोग भागने लगे, कुछ पकड़ लिया, कुछ भाग गए, सब चीज़ें हो गई। फिर वो 1 साल के अंदर, यानी कि 6 महीने के अंदर फिर एक सुधार आया। फिर हमने एक चैन की सांस लेना शुरू कर दी। वरना ये था कि मेरा सिस्टर चाकीवाड़ा में रहती थी और मैं यहाँ पे, मैं अपने सिस्टर के घर 1 साल तक नहीं जाता था। अच्छा। क्योंकि उस वक्त जब लड़ाई था, उस वक्त यानी कि उनकी अंदरूनी भी लड़ाई भी थी। अब गैंगस्टर तो गैंगस्टर लड़ाई होती है क्या, मतलब उनके इलाके होते हैं, वो अपने इलाके में नहीं आए, वो मेरे इलाके में नहीं आए, गलती से वो इसके इलाके में गया, वो पकड़ा गया, उसको लेके गए, चले गए, उसको मार दिया। तो उस तरह के वो सिचुएशंस थे, वो चीज़ें थी। यानी कि ऐसा नहीं है कि वहाँ पे वो नहीं है। मैंने वहाँ पे रॉकेट लॉन्चर भी देखा, मैंने वहाँ पे वो जो असले देखे मैंने, जो आर्नल्ड के पास टर्मिनेटर 2 के अंदर था, मैंने वहीं वाले देखे थे मैंने। अच्छा। हाँ, जब हम लोग जाते थे ना कोई बाहर पे, कोई गार्ड के पास, ये गार्ड लियारी वाले बोलते, ये क्या तुम रख के घूमे हो, कभी आओ लियारी में, वो वाले उनके पास थे, वो मस्ती मजाक के अंदर वो होते थे। लेकिन बात ये था कि शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह अभी जब हम लोग चैन की सांस ले रहे हैं। लेकिन लियारी के अंदर एक चीज़ मैं अभी इतना मैं कह सकता हूँ कि मैं 3 लाख का फ़ोन भी लेके मैं वहाँ पे खुलेआम घूम सकता हूँ। अच्छा, इस टाइम पे वो कर सकता हूँ। वो चीज़ें नहीं हैं अभी, कुछ काफ़ी चीज़ें बदली गई हैं। मैं शुक्रगुज़ार हूँ कि लियारी के अंदर अभी भी अगर बात करूँ मैं, लियारी के अंदर जो चीज़ें दी गई हैं, क्योंकि लियारी के अंदर जो जैसे पीपल्स पार्टी की बात कर रहे हैं ना, देखो मैं किसी पॉलिटिशियन किसी चीज़ को साथ में इसको मैं वो नहीं करूँगा, डिनाई नहीं करूँगा यानी कि उसने मुझे क्या किया, नहीं किया। लेकिन पीपल्स पार्टी ने जो कुछ भी है, कम से कम आपसे बात तो करता है। हाँ, हम उनसे बात तो कर सकते हैं, उनको चीज़ कर सकते हैं। लियारी हॉस्पिटल जब मैं जाता हूँ मैं, और जब उनको फैसिलिटीज़ मिलती हैं यार, मैं बोलता हूँ कि यार ये जन्नती हैं कि इनको ये चीज़ें, ये फैसिलिटीज़ यहाँ पे इनको मिल रही हैं। बेनजीर यूनिवर्सिटी हो गया और कॉलेजेस हो गए, चीज़ें हो गई हैं। रोडें जब ख़राब होती हैं, बन जाती हैं, वो चीज़ें होती हैं। लोड शेडिंग का मसला है, मैं मानता हूँ, वो चीज़ें मानता हूँ। उसके अंदर मैं अगर बात करूँ तो शायद हमारे आवाम की भी गलती है, क्योंकि वो उन चीज़ों को भी उनके साथ एक वो नहीं कर रहे हैं कि आप अगर आप बिल नहीं दे रहे हो तो आप ये क्या कर रहे हैं हमारी आवाम का यही होता है कि मतलब सारी चीज़ें जो करनी होती हैं वो हुकूमत ही करे। भाई आप अपनी चीज़ें दें, बिजली का बिल दें। मुझे अब तक याद है कि कचरे के डब्बे दिए गए ताकि वो साफ़ हो, वो करने लगे। क्योंकि अभी शायद वो लोग एक वो बना रहे हैं, एक सिविक सेंटर बना रहे हैं, उसके बाद फिर वो एक ऑडिटोरियम बना रहे थे, एक मिनी आर्ट्स काउंसिल का एक वो कर रहे थे, वो भी इसी गवर्नमेंट में बन रहा है। अच्छा। बात ये है कि मैं उसको डिनाई नहीं कर रहा हूँ कि वो कुछ भी नहीं कर रहे हैं, कम से कम ये है कि वो कुछ ना कुछ तो कर रहे हैं। मतलब जो फिल्मों में, हाँ, मतलब जो फिल्मों में लियारी दिखाया गया था और अब के लियारी में बहुत ज़्यादा फ़र्क है। देखो फिल्म अब एक थाईलैंड को लियारी दिखा के वो लियारी बनाना, या किसी ऐसे एक्टर को एक वो करना, वो एक अलग वो था। बस ये था कि अगर उन्होंने धुरंधर बना दी, अगर वो यहाँ पे पाकिस्तान में धुरंधर बनती तो रेमान डेकेट हड़े हो करता। फिर उसके बाद उनको खुद भी पता नहीं कि वो क्या करते हैं। यहाँ पे अगर किसी को गुंडा दिखाना है, किसी को गोल्डिफ का सिगरेट दे दो या तो सिगार दे दो, वो गुंडा है।
सिगार निकाल दो, वो बदमाश नहीं है, वो नॉर्मल है। अगर पठान दिखाना है तो उसको बस एक टोपी पहनाओ, सुरमा पहनाओ, वो पठान हो गया। पठान हो सिंधी गया। दिखाना है उसको एक चमक वाले कपड़े पहनाओ, या तो उसको ऊपर वो एक रुमाल दे दो, आप उसको बोलो सिंधी दिखाओ। हमारे पास कम्युनिटी और चीज़ों को दिखाने का एक रुझान अलग है। अलग है। यहाँ पे मैं बोलता हूँ पाकिस्तान के अंदर, कराची के अंदर जो फिल्म मेकर जो समझता है कि वाकई आगे उसको वो चीज़ें दिखानी है, वो नबील कुरैशी है। अच्छा। नबील कुरैशी वो वाहिद बंदा है जो कराची को समझ गया है। जैसे उसका फिल्म में नामालूम अफराद हो गया, वो चीज़ें हो गई, वो जो जिस तरह कराची को दिखाता है वो वाकई कराची दिखता है। जो उसके अंदर वो चीज़ें होती हैं, वो भी कभी कभी एक पीक पॉइंट पे चला जाता है, लेकिन ये होता है कि चलो वो समझ गया है कि फ़िल्में क्या हो गई। वजाद रऊफ़ है, उसकी फ़िल्में होती हैं माशाल्लाह जो भी है, लेकिन स्टोरीज़ वो चीज़ें हो जाती हैं। अगर बात करें बड़े बजट की, अगर आप जैसे कह रहे हैं कि फ़िल्में नहीं चल रही हैं तो वो नहीं हो रही, आप वो देख लें मोला जट, उसका मिसाल है 60 करोड़ 70 करोड़ उसने कमा लिए। हालांकि वो थी भी पंजाबी में। वो पंजाबी में थी, लेकिन वो इतनी इजी पंजाबी है कि उसको हर कोई देख के समझ जाता है कि हाँ भाई एक वो हो गया। सही सही सही। अच्छा सर, एक और ये हम धुरंधर की और इसकी बात कर रहे थे, तो इसमें जो हमें समझ आया है कि लियारी के अंदर जो गैंग वॉर के लीडर थे वो 3 से 4 लोग थे, जिसमें एक उज़ैर बलोच था और उसके अलावा रहमान डकैत था, अरशद पप्पू था। ये 3-4 उन्होंने कैरेक्टर दिखाए हैं। वो आप मुझे ये बताएं, क्योंकि आप लियारी से ही रहते हैं, आप लियारी में ही रहते हैं और आपका ताल्लुक़ भी लियारी से ही है। इसके अलावा ऐसे कौन से कैरेक्टर थे जो कि रहमान डकैत और इनके टक्कर में थे और मूवी में उन्होंने नहीं दिखाए, जो कि ख़तरनाक थे? देखो जितने चीज़ें मिसाल के तौर पर जब उनको जब इंफॉर्मेशन चीज़ें जब मिली हैं वो न्यूज़ और उनसे मिली हैं। अब मैं अगर बात करूं जितने भी जो पीक पॉइंट पे थे वो यही पीक पॉइंट वाले लोग हैं। अच्छा अच्छा। हाँ, जिसको वो दिखाया था। हाँ, उन्होंने शायद बाबा का जिक्र नहीं किया था और लाला का, क्योंकि वो शायद उस तरफ उस टाइम वो उन पीक उन चीज़ों में नहीं था जिसमें ये बाकी इन्वॉल्व थे। रहमान का तो ये था कि जिस तरह उन्होंने वो उसके अंदर वो रॉबिन हुड दिखाया गया था, उस तरह ही यहीं पे उसका एक कैरेक्टर था। रहमान डकैत जो था वो रियल में वैसा ही था जैसा फिल्म में दिखाया गया है? अगर मैं बात करूं तो मैंने उसको रियल में नहीं देखा। अच्छा। मैं रियल में क्योंकि वो उसका एरिया एक अलग था, क्योंकि वो अफशानी एक इलाका है, वहीं पे होते थे। मैंने उसको नहीं देखा, मैंने उस तरह के वो नहीं है। लेकिन बात यह है कि वो मसले मसाइल और इन चीज़ों के अंदर वो एक ज़्यादा वो पीक पॉइंट था, वो सिर्फ लियारी के लिए। क्योंकि हमारे पास ऐसे थे, क्योंकि जब ऐसा वक्त था कि जब लोग तंग आते थे, लोगों को जब तंग करते थे तो उसको मसले मसाइल हल करवाने थे। तो वहाँ पे उन्होंने एक अमन कमेटी के नाम से उन्होंने कुछ जगहें बनाई गई थी हर जगह पे। तो वहाँ पे जाके वो लोग अपने मसाइल पे बात करते थे, वो मसाइल उसके वहीं पे ही हल होते थे। बात ये होता था कि उनका एक खौफ था, उस खौफ की वजह से वो मसले मसाइल ज़्यादा डीप नहीं जा सकते थे। वो ये था, वो ज़्यादा ही बेहतर बनने की कोशिश में उसको ज़्यादा वो कर दिया, रास्ते से हटा दिया, और कुछ नहीं है। अच्छा। हाँ, और बात ज़्यादा करें तो उनका मामला सिर्फ ये था क्योंकि हमारे पास जो हालात ख़राब होने की उस रीज़न ये था, हमारे पास जो यंग लड़के थे ना, तो उनको बड़ा शौक़ था। शौकिया हिसाब से जितने भी लोग शायद शहीद हो गए या वो कहें कि मारे गए हैं, या तो मार दिए गए हैं या तो पकड़े गए हैं, उनका सिर्फ ये था कि वो शौक़ के हिसाब से वो करते थे। ये शौक़ वो था क्योंकि हमारे पास ये था कि एजुकेशन को ज़्यादा अहमियत नहीं दी गई थी उस वक्त। अच्छा। फिर बाद में फिर वो एक प्राइवेट स्कूल आना शुरू हो गया, क्योंकि हमारे हिसाब से कराची के अंदर, जैसे कि लियारी के अंदर बिहार कॉलोनी में एक प्राइवेट हिसाब से अच्छे स्कूल थे, अल्लामा इकबाल, एनडी फाउंडेशन। जो मैं को खुद अपनी बात करूं कि मैं पहले गवर्नमेंट स्कूल में था, तो मेरा बिल्कुल एक ज़ीरो लेवल का एक वो था, एजुकेशन का वो था। फिर उसके बाद फिर मैं चला गया अपना एनडी चला गया, प्राइवेट में चला गया। फिर उसके बाद थोड़ा एक वो हो गया, क्योंकि जब अब माहौल के हिसाब से, अब जिस तरह के माहौल में रहेंगे ना, आप उस तरह के उस तरीके के बन जाएंगे। तो हमने अपना एक माहौल चेंज कर दिया बिल्कुल। सही। तो उस हिसाब से हम बाकी कंट्रोल में हो गए। सही। अच्छा सर, मुझे एक और चीज़ आपसे ये जाननी थी कि
फ़िल्म में दिखाया गया है, क्योंकि उज़ैर बलोच का जो कैरेक्टर है वो फ़िल्म में दिखाया गया है कि वो बहुत ही ज़्यादा ब्रूटल, और वो था रहमान डकैत से भी ज़्यादा था। बट जितने इंटरव्यूज़ हमने सुने हैं, मैं जेनज़ीज़ की बात कर रहा हूँ क्योंकि हमने नहीं देखा उज़ैर बलोच का वो दौर। आप मुझे ये बताएं कि उज़ैर बलोच जो है वो रियल में कैसा था? मैं अगर डीपली बात करूं, क्योंकि मैं भी, अब मैं अगर उज़ैर बलोच की बात करूं, मैंने सिर्फ एक दो बार मैंने किसी इवेंट पे किसी जगह पे देख लिया था मैंने। अच्छा। और उसका ये था कि वो एक बिजनेसमैन बंदा है। उसके जो वाले साहब है वो ट्रांसपोर्ट और बाकी चीज़ उन चीज़ों में था, शायद ये भी उस चीज़ में था। और दूसरी बात ये है, अगर इसने जो भी किया है, जो भी कुछ किया, उसने वैसे एक रिवेंज लिया अपना। अच्छा, रहमान डकैत का? उसका अपना अरशद पप्पू का। अरशद पप्पू का। अरशद पप्पू को उसने एक रिवेंज लिया, और रिवेंज के तौर पर, अगर जाहिर सी बात है, अगर बात करूँ, कोई मेरे बाप को कोई गालियाँ दे या कुछ भी करे, उसको मारे, अब जाहिर सी बात है मेरा खून खोलेगा, मैं उसके लिए वो करूँगा। बस वो रिवेंज को एक हिसाब से एक बड़ा वो कर दिया। मामलात थे, चीज़ें थी। मैं आपको ये बता रहा हूँ कि लियारी के अंदर ऐसे हालात थे जिसमें हम लोग, मैं बोलता हूँ, मर जाएं। सब कलमा पढ़ के सोते थे कि सब गोल में सोते थे, क्योंकि इस तरह के हालात हुए थे, हमने देखे थे, हमारे साथ हो गए थे। लेकिन ये था कि उनके अंदर वो थी, जब वो इत्तेफाक हुए, उनके अंदर एक वो हो गई, वो जब मिलने लगे, जुड़ने लगे, उनकी जब दोस्ती हो गई, फिर उसके बाद वो मामला ठीक होने लगे। फिर बीच में जब फिर पॉलिटिशियन एक वो आ गया, फिर उसके बाद पॉलिटिशियन के बाद फिर दोबारा एक उनका एक झगड़ा हुआ, फिर वो मामलात होने लगे। सही। अच्छा सर, ये जो धुरंधर मूवी में दिखाया गया है कि पहले जो है वो हमज़ा अली मज़ाहरी आता है, वो रहमान डकैत की गैंग को ज्वाइन करता है, तो आपने कहीं पे ये सुना है कि हमज़ा अली मज़ाहरी का जो कैरेक्टर है वो एग्जिस्ट करता था या करता है अभी भी? यार, कोई इतना बेवकूफ़ भी नहीं है कि वो इंडिया से आए, खुद को बलोच बोले और वो उसको वो कर ले कि हाँ भाई ये वो उस तरह के सीन है यहाँ अच्छा। पे। मैं अगर बात करूँ लियारी के अंदर, लियारी बड़ा है लेकिन इतना ही बड़ा नहीं है, किसी को पता नहीं कि ये नहीं है। मैं अगर बात करूँ, मैं अगर दुबई चौक की तरफ रहता हूँ, मेरा एक दोस्त कलाकोट में है, या तो फिर मेरा एक दोस्त नवा लेन में है। मुझे इतना पता है कि ये दोस्त, ये इसका बेटा है, इसका बाप ये, इसका ये वो है, वैसा है। अब कोई ऐसा लावारिस नहीं आया कि हमारे पास कोई आके लियारी के अंदर एक वो करे, ये करे, उसके बाद ये चीज़ें वो चीज़ें, वो सब बात ये है कि उसको फिल्म को एक कहानी देनी है, उस कहानी को बढ़ाना है, और कहानी बढ़ाने के चक्कर में उनको एक प्रोपेगेंडा दिखाना है, वो उन्होंने दिखा दिया। सही। अगर रही बात उनके इन्फॉर्मेशन तो हमारे पास इतना है कि हर कोई टिकटॉक के अंदर है, हर कोई इंस्टाग्राम के अंदर है, वहाँ उसके अंदर है। अब वो कितने अखबार निकाल के, इनके ऑनलाइन चीज़ें निकाल के वो काफ़ी चीज़ निकाल सकता है, और उन्होंने निकाली भी हैं इन्फॉर्मेशन। जैसे कि अगर विजुअल की बात करूँ, कुछ जैसे विजुअल थे, अब उनको देखो, दो चीज़ें उनको पास थी। एक वो वेलकम टू लियारी वाला एक पार्ट था, चील वाला जो था, एक चील वाला था। हाँ। देखो, चील हमारा बहुत पुराना है। जिस वक्त वो बात कर रहे थे 2001-2002 में, शायद उस वक्त वेलकम टू ये नहीं था। अच्छा, ये अभी बना है? ये अभी बना है। तो उस वक्त जिस वक्त उसकी एंट्री हुई, उस वक्त तो जिस तरह ये आगा खान को दिखा रहे हैं, वो बिल्डिंग, जो कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग बन रही है, वो तो अभी का बेचारा बिल्डिंग है। और बिल्डिंग वाला खुद परेशान हो गया है। मैंने बोला, उसने बोला 2008 में मैंने कब ये बनाई मैंने। तो इस तरह के जब सिचुएशन चीज़ें हैं वो हैं। चलिए, वो क्यों चली, क्योंकि एक तो ये था कि उसके अंदर कुछ म्यूज़िक ऐसे थे, म्यूजिक अच्छा था। अगर बात करूँ कि आधे से ज़्यादा म्यूज़िक तो पाकिस्तानी म्यूज़िक थे, उन्होंने हाँ। रीमेक करके चुरा के नुसरत फ़तेह अली खान के वो लेके उन्होंने वो डाल दिए थे, और ज़्यादा वो नहीं है। अगर मैं अभी दोबारा वो फिल्म को अब देखूँ, लोग कहते हैं कि यार क्या है, ये क्या बनाया इन्होंने, कुछ भी नहीं है। अभी ऐसा भी नहीं है कि बस पकड़ के रोड के बीच में आके उसका ये काटो वो काटो, ये नहीं वो नहीं है। बस लड़ाई है, उसने मुझे गाली दी, मैंने उसको गाली दी, मैंने उसको फायर किया, उसने मुझे फायर किया, मैं बच गया, वो बच गया, खलास। अच्छा और हम उसके बीच में। हाँ, अब एक और कैरेक्टर है, क्योंकि मुझे जो है ना वो ये होता था जब भी कोई ऐसा बंदा, और हमारी जो ऑडियंस है, क्योंकि वो जो इंडिया में बैठे हैं या जो हमारे इस्लामाबाद वगैरह के जो पाकिस्तानी लोग हैं, वो नहीं जानते लियारी को कि क्या है। एसपी असलम का क्या रोल था इसमें, अगर आप ये बोलें, क्योंकि कुछ लोग बोलते थे एसपी असलम जो है वो बहुत बुरा था,
और अभी तक कुछ लोग ये मानते हैं कि अगर लियारी की गैंग वॉर ख़त्म हुई है तो वो एसपी असलम की वजह से हुई है। आपका इसके बारे में क्या कहना है? मैं उसको इतना डीपली तो नहीं जानता, उसके बारे में ना मैंने इतना सुना है। मैंने जब चील चौक वाला वाक़या हुआ, सब चीज़ें हुई, उसके बाद वो नाकाम होकर चला गया। अच्छा। नाकाम होने से मुराद ये है कि कुछ नहीं हुआ, अच्छा। सिर्फ आवाम को नुकसान हुआ। जिस तरह बख्तरबंद के नीचे बच्चा आया, वो चीज़ें आ गई, वो मामला तो है। फिर उसके बाद फिर हमने देखा कि इनको बस लियारी को हाईलाइट दिखाना था, पावरफुल दिखाना था, शायद उस वजह से उन्होंने ये जंग की थी। बाकी इसके अंदर सिर्फ आवाम को ही नुकसान हो गया था, उसको बिल्कुल वो नहीं है, इसको वो नहीं है। रही बात उसकी एसपी चौधरी की, मैं शायद उस पर डीप नहीं जा सकता क्योंकि जिस तरह उन्होंने फिल्म के अंदर उसको तो एक बड़ा एक गुंडा एक वो दिखा दिया, विलन दिखा दिया, पुलिस वाला गुंडा, जैसे उस तरह का वो दिखाया। मैं अगर बात करूं, हमारी अगर लियारी सुधरी है और चीज़ें हो गई हैं, उसका सिर्फ मेन रीज़न यही है पुलिस और आर्मी। अच्छा। हाँ, इनकी बदौलत यानी कि वो सब चीज़ें सुधर गई हैं और कुछ नहीं है। पहले तो शायद ये अंदर भी नहीं आते थे, आजकल तो ये आते हैं, जाते हैं, राउंड करते हैं। मंशियात इन्होंने आधे से ख़त्म कर दिया। बाकायदा इन्होंने एक मंशियात का एक वो भी एक इदारा बनाया जिसके अंदर जो लोग मंशियात करते थे उनको वो करते थे। अभी आप ये समझें कि लियारी के अंदर से मंशियात 2-3% है, बाकी तो ऑलमोस्ट तकरीबन उन्होंने ऐसा है कि कोई खुलेआम नहीं कर सकता। अभी तो जनरेशन चेंज हो गया है, जेनजी जो लोग आए हैं, अभी तो मैं बच्चों को जब देखता हूँ वो सही सही कपड़ों में है, किटिंग में है, हर किसी को पता है कि सेलफ़ोन कैसे यूज़ करते हैं, सॉफ्टवेयर कौन सा आ रहा है, सब चीज़ें कैसे हैं। हम तो मैं बात करूँ ड्रेसिंग के हिसाब से भी लियारी नंबर 1 में था। जिस वक्त मुझे अब तक याद है महाजर और बलूचों की जब लड़ाई हो गई थी, ज़ेना मार्केट बंद था। अच्छा। तो लियारी और उसका जो ये जंग बंदी के अंदर ज़ेना मार्केट का बहुत बड़ा हाथ है, क्योंकि उनका कहना ये था कि हमारे पास जितने भी लोग आते थे, ज़्यादातर लियारी के ऐसे लोग थे, वो बार्गेनिंग कम करके अच्छे ड्रेसेस पहनने वाले यही लोग थे। अच्छा। जो आके खरीदते थे। तो हमारे इलाके में अंदर जैसे बगदादी इलाका होगा, तो बगदादी के अंदर वो वाहिद वो था क्योंकि वहाँ पर ड्रेसिंग सबसे ज़्यादा एक नुमायाँ वो था। जैसे अगर जूतों की बात करें तो हमारे पास गरीब शाह है, गरीब शाह मार्केट जाते थे और वहाँ पे जूते चंपलें अभी भी, यानी कि ऐसा होता है कि हर ईद में, चांद रात में आपको पाँव रखने की जगह नहीं है। तो स्टाइलिंग और इस चीज़ के अंदर मैं बोलता हूँ लियारी नंबर 1 पे था और अभी भी है। अभी भी अल्हम्दुलिल्लाह ये चीज़ें हैं और अभी भी तो माशाल्लाह बहुत अच्छा बना है और काफ़ी चीज़ें उन्होंने चेंज की हैं, चाहे स्पोर्ट्स में हो, चाहे मेडिकल में हो, चाहे एजुकेशन में हो, सब चीज़ें उन्होंने अच्छे खासे वो कर दी हैं। सही। अच्छा सर, हमारे क्वेश्चंस आंसर्स तो आप हमारा सारा सेगमेंट हो गया। अब हमारा एक सेगमेंट है जिसका आपने सिर्फ शॉर्ट में जवाब देना है। चंद सवालात हैं जो कि मैं आपसे पूछूंगा, आपने उनके ऑनेस्टी जवाब देना है। ठीक है। मुझे ये बताएं कि एक मूवी होती है जो कि कुछ लोग, अब जैसे तमाशा हो गई और रॉकस्टार हो गई, आजकल ये जेंजीज ये बोलते हैं कि मैंने जो है वो ये मूवी रिलीज़ हुई, इससे मैं इंस्पायर हुआ और मैंने ये चीज़ें की। आपकी ज़िंदगी में कोई एक ऐसी मूवी है जिसने आपको बहुत कुछ सिखाया हो और उसके आपको फ़ायदा भी हुआ हो? मैं अगर बात करूं, मैं राजू ईरानी की फिल्में बहुत देखता हूं मैं। अच्छा। जैसे कि उसके 3 इडियट हो गई, वो हो गई, तो उसके अंदर कुछ ऐसे चीज़ें हैं जो शायद कुछ सिखाई जाती हैं, कुछ सीख जाता हूं। तो उसके अंदर ये थी कि वो देखने के बाद शायद वो नहीं है, बाकी कोई ऐसी फिल्म नहीं है जिसको मैं बोल दूँ कि हाँ मैं उससे इंस्पायर हूँ कि वो मेरी कहानी के साथ जुड़ी हुई है। क्योंकि मैं अगर बात करूँ, मैं कहता हूँ कि मेरी अपनी कहानी है और मैं अपनी कहानी का, अगर जिस वक्त मेरे को अल्लाह ने मुझे चाहा तो मुझे इतना नाम दिया, वो दिया, मैं शायद अपनी कहानी को एक वो बना दूँ, मैं अच्छा, स्टोरी बनाऊँ। सही। अच्छा सर, बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं कि जिनसे आप बहुत कुछ सीखते भी हैं, जैसे मैंने मूवी की बात की, तो एक कोई ऐसा इंडियन डायरेक्टर या फिल्म मेकर आपको पसंद है जिसको आप मतलब बोलते हो कि भाई इस बंदे से मैंने बहुत ज़्यादा चीज़ें सीखी हैं और ये मेरा आइडियल है? अगर सिनेमाटोग्राफी की बात करूं, जो मुझे इनके अलग अलग चीज़ें वो देखनी है, जैसे एंगल्स और बाकी चीज़ों के हिसाब से ना,
मुझे राम गोपाल वर्मा के पुराने फिल्में बड़े पसंद थे। अच्छा। क्योंकि उसके अंदर जो एक्सपेरिमेंट करते थे वो हर चीज़ों में करते थे। अगर हॉलीवुड की बात करूं, हॉलीवुड के अंदर, क्योंकि मैं एज अ क्योंकि कैमरा के पीछे की ज़्यादा मैं चीज़ें देखता हूं, तो सिनेमाटोग्राफी के अंदर लुबैस्की मुझे बहुत पसंद है। सही। जैसे उसके अंदर उसकी फ़िल्में हैं, चिल्ड्रन ऑफ मैन हो गया, अपना रेवेनेंट हो गया, तो वो वाकई फ़िल्में हैं जिसके अंदर उसने एक्सपेरिमेंट किए हैं। बाकायदा उसने आईफोन तक यूज़ किया है उसके अंदर। ज़बरदस्त ज़बरदस्त। अच्छा सर, एक लास्ट सवाल ये कि इंडियन इंडस्ट्री और बाकी, क्योंकि आपने इंडिया के लोग, काफ़ी सारे लोगों से, जब आप दुबई में थे तो आप शायद कोलैबोरेशन भी आपने की थी जावेद अख्तर साहब के साथ, और इनसे आपके इंस्टाग्राम पे पिक्चर्स हैं। मुझे ये बताएं कि कोई ऐसी चीज़ जो कि इंडियन इंडस्ट्री में है और पाकिस्तान की इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा मिसिंग है, जिसकी वजह से हम लैग कर रहे हैं। एक सिनेमाज और दूसरा उसकी मार्केटिंग। अच्छा। और हमारे पास मिसाल के तौर पर हमें कोई चीज़ करना है, हमारे पास यहाँ पे एक तो मुझे सबसे जो बुरा चीज़ लगता है वो गैंगबाजी होती है। क्योंकि हर प्रोडक्शन, हर जगह का एक गैंग होता है, उसके अंदर वो उसके सर्कल के लोग ही घूमते हैं। अगर आप कोई ड्रामा देखें, एक मिसाल के तौर पर फ़ाद मुस्तफ़ा का ड्रामा है, फ़ाद मुस्तफ़ा के ड्रामे, हर ड्रामे के अंदर मैं एक दो लोगों को देखता हूँ मैं। अगर मैं टीवी के अंदर अगर मैं यूट्यूब देख रहा हूँ, कोई चीज़ देख रहा हूँ, कमर्शियल देख रहा हूँ, अर्श कमर्शियल के अंदर आनी आमिर है, कि दूसरे हीरोइन या तो दूसरे लोग जो काम कर रहे हैं, एक्ट्रेसेस काम कर रही हैं, क्या वो उस कैलिबर की है नहीं कि वो उस पर वो दिखाई दें। क्योंकि हमारे पास 3 से 4 ऐसे लोग हैं जो दिखाई देते हैं और वो करते हैं। और दूसरी बात यह है कि हमारे पास रियल स्टोरीज़, रियल इंसिडेंट्स पे हो गए, और हमारे पास जैसे गेटअप आर्टिस्ट इन चीज़ों के अंदर वो ज़्यादा काम नहीं करते, टेक्निकली के अंदर ज़्यादा वो नहीं फोकस नहीं करते। उनके पास वसाइल हैं, चीज़ें हैं, पैसे हैं, लेकिन वो उस पर वो नहीं करते। उसमें डालेंगे, पता नहीं चलेगा नहीं चलेगा, क्या होगा क्या नहीं होगा, वो वाला। तो वो एक डर के हिसाब से वो उन चीज़ों पे ज़्यादा हाथ नहीं डालते। तो हमारे पास मैं चाहता हूँ कि सब चीज़ें हो रही हैं, सिनेमाज का रुझान दोबारा स्टार्ट हो। एक तो हमारे पास सिनेमा का रुझान बिल्कुल लो इसलिए है क्योंकि हमारे पास इंडिया की फिल्में पहले आती थी जिसमें अंदर सिनेमाज को कुछ फ़ायदा मिलता था, उसकी फिल्में प्रॉफिट में होता था, एक कंपटीशन था। अभी तो हमारा कंपटीशन ऐसा है कि ईद को 3 फिल्में 4 फिल्में आ रही हैं। अब लोगों को सिलेक्शन करने में वो नहीं होता, वो ये देखेगा यार फ़ाद मुस्तफ़ा है, चलो मैं यहाँ जाता हूँ। मैं कराची की फिल्म में, कराची में ज़्यादातर जो जितना तबका है वो ज़्यादा उर्दू स्पीकिंग है, तो सिंधी लैंग्वेज यूज़ होता है। अब बुल्ला फिल्म है वो पंजाबी लैंग्वेजेस में है, ठीक है। अगर जिसको अगर एक्सपेरिमेंट देखना है, एक्शन देखना है, वो शान के पास जाके वो फिल्म देखेगा। लेकिन समझने के लिए उसको क्या करना है, वो कराची की तरफ चला जाता है कि मैं फ़ाद मुस्तफ़ा वाला देख लूँ ताकि मुझे कुछ वो हो जाए। और क्या पता उसका फ़ील कुछ ऐसा है कि जैसे कि मैं बात करूँ, हालांकि मैंने पूरा जब ट्रेलर देखा मुझे ऐसा फील हुआ कि मैं नबील कुरैशी की फ़िल्म देख रहा हूँ। मैं बाद बताया कि किसी ये बच्चों ने फिल्म बनाई है जो यूनिवर्सिटी के जो वो हैं, उन्होंने इस फिल्म को वो किया था। बस फ़ाद मुस्तफ़ा और माहिरा खान जो वो 2 ऐसे चेहरे हैं जिसको देखने के लिए लोग अंदर आ गए। अच्छा, ज़बरदस्त। अच्छा सर, लास्ट में मैं ये चाहता हूँ, क्योंकि आपने ये बहुत स्ट्रगल किया, आपका अपना प्रोडक्शन हाउस भी है, तो अगर कोई बच्चा एज अ फिल्म वाली इसमें आना चाहता है, डायरेक्टर बनना चाहता है या सिनेमाटोग्राफर बनना चाहता है, तो कोई एक ऐसी एडवाइस जो कि उसको हेल्प कर सके? देखो, मेरे पास कुछ ऐसे बच्चे आए थे क्योंकि मैं एज अ टीचर भी था। जब मैंने अरीना में बच्चों को सिखाया था, मैंने अरीना के बाद फिर मैंने इंडिविजुअली भी अपने घर के अंदर भी मैंने एक छोटा सा सेटअप लगाया था। मैंने कोविड के वक्त जब सीखने आते थे, मैं उनको ये कहता था यार अपना वक्त ज़ाया ना करो। जो आपके पास आइडियाज़ है ना, अगर आपके पास आप अगर ये एक्सक्यूज़ करो कि मेरे पास कैमरा नहीं है, मैं इसको एडिट कैसे करूँ, मैं इसको ये कैसे करूँ, तो आप ज़िंदगी भर कुछ नहीं कर सकते। अच्छा। या कोई आपको फ़ोन करके बुलाए कि हाओ काम करो। अगर मुझे किसी ने अप्रोच किया हुआ है तो उसका रीज़न ये था कि मैंने कुछ किया था, मैंने काम। आपके पास सोशल मीडिया भी, आप खुद उसके मालिक हैं। कैफ़ी कलील ने किसी के पास नहीं गया, उसने कहानी सुनो बनाई, उसने कोई भी आल फलाल ऐसे बिल्डिंग के अंदर उसने वीडियो बना दी, म्यूज़िक किसी ने वहाँ पे वो कर दी, वो हिट हो गया, वायरल हो गया, वायरल के बाद वो चला गया, उसको एक मिल गया। आपको अगर वायरल होना है तो
अपनी चीज़ आपके दिमाग के अंदर है, आप कुछ भी कर लें। आप यहाँ पे 5 से 6 हज़ार में, 10 हज़ार में आप अपना एक शॉर्ट फिल्म बना के आप उसको फेस्टिवल में डाल दें, फेस्टिवल में डालें, सोशल मीडिया में डाल दें, आप कुछ ना कुछ करें। फिर आप जब प्रोफाइल बन जाएगा, लोग उसको आपके काम को देखेंगे, फिर आपको बुलाएंगे। अगर आप कहेंगे मुझे काफ़ी से मैसेज आते हैं, सर मुझे एक्टिंग का बहुत शौक है, मुझे एक्टिंग करना है। एक्टिंग का शौक है तो करो। सोशल मीडिया इतना बड़ा प्लेटफॉर्म है, आप कुछ करो। एक छोटा सा एक स्टोरी बनाओ 1 मिनट का, 1 मिनट का स्टोरी को आप खुद भी किसी दोस्त को बोल दो कि जाहिर सी बात है हर किसी को पता है कि अपना पोर्ट्रेट क्या है, लैंडस्केप क्या है, तो उस हिसाब से आप उसको शूट करो। शूट करके कुछ जाके काइन मास्टर हो गया, आपके मोबाइल फ़ोन के अंदर कुछ एप्लीकेशन हो गया, उसके अंदर आप एडिट करो। घर पे जाके आपके पास बहुत से एप्लीकेशंस हैं, उसको डाल के कुछ करो। अगर हाँ आपको कुछ चीज़ों की नीड होगा, वो होगा। अभी लोग मुझे मैसेज करते हैं, ये करते हैं, सर उसको कैसे कर लेते हैं। आपके पास अगर छोटा सा लैपटॉप है, आप एक सॉफ्टवेयर डाल देना, मैं आपको बता दूंगा कि इस तरह का सॉफ्टवेयर है। हालांकि मैं इस तरह के एक चैनल पे भी मैं वो कर रहा था, मैं एक यूट्यूब चैनल के अंदर, जिसके अंदर कुछ ऐसे एप्लीकेशंस हैं, उसके बारे में बताने के लिए मैं एक वो करने वाला था। लेकिन बात यह था कि मसरूफियात की वजह से कुछ चीज़ें ऐसी थी कि उनकी मसरूफियत शायद मैं वो कर नहीं पाया। लेकिन इंशाल्लाह अनकरीब शायद वो चीज़ें भी मैं उसको रिवील करना शुरू कर दूँगा। और आई थिंक अभी इतना मुश्किल नहीं है, जिस वक्त शायद हम स्ट्रगल कर रहे थे हमारे लिए बहुत मुश्किल था लोगों को से रब्ता करना। ये था, अब तो लिंक्डइन है, लिंक्डइन में जाके आप बंदे का नाम लिख लें, कंपनी का नाम लिख लें, आपको सीईओ सामने आ जाएगा, सीईओ से बात कर लें, उससे बात कर लें डायरेक्ट। जी नाज़रीन, तो ये हमारे साथ थे अदील वली रईस साहब, और हम दोबारा आपसे मिलेंगे फिर किसी और पॉडकास्ट में। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।